अपडेट्स भी हैं और काफी भारी भरकम म्यूचुअल फंड्स के अंदर में सेबी चेंजेस करने के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी कर चुकी है। और कुछ अच्छी चीजें कुछ बुरी चीजें हो सकती है, बताता हूं आपको सारी चीजें, आप समझना है क्या क्या म्यूचुअल फंड्स के नियम बदलने को सोच रही है सेबी। सबसे पहले तो कैपिटल माइंड के फ्लेक्सी कैप फंड का एनएफओ आया हुआ है। तो पहले बता दूं, अब यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं हो रहा। 18 जुलाई को एनएफओ आई थिंक लॉन्च हो रहा है और 28 जुलाई को क्लोज होगा। इस बीच में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। जो मेरा टेक हमेशा से है वही टेक अभी भी है। पहले से इतने सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स है जिन्होंने अपने आप को प्रूव कर रखा है, तो उनको चुनना ज्यादा बेहतर है किसी नए से। हाँ, किसी के पास करोड़ों का पोर्टफोलियो, बहुत बड़ा, बहुत कुछ है, बहुत पैसा वैसा है, सब कुछ है, तो करने तो फिर वो कहीं भी कुछ भी करे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो हम लोग हैं जो ग्रोथ के फेज में, अभी हमें बहुत फूंक फूंक कर सोच समझ कर कदम रखना है, तो नई चीजों में घुसने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास डीएसपी की तरफ से भी, डीएसपी जो म्यूचुअल फंड्स है उनका भी एसआईएफ ब्रांड नेम आ चुका है। उन्होंने अपना नाम एंड्योरेंस रखा है। डीएसपी म्यूचुअल फंड जो है वो एंड्योरेंस ब्रांड नेम के अंदर में अपने एसआईएफ स्कीम्स को लॉन्च करेगी। कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में उन्होंने नहीं दी है। इससे पहले एसबीआई के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन वो वीडियो यूट्यूब ने टेक डाउन कर दिया। कुछ भी लगा के टेक डाउन कर देती है, कोई भी वीडियो टेक डाउन कर देती है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, यूट्यूब चैनल पे भी होगा, फेसबुक पेज का लिंक, फेसबुक पे सारी वीडियोस रहती है, वहां पे ये सब डिलीट वाला सिस्टम नहीं अभी है, अभी परेशान वो नहीं कर रहे, तो वहां पे आप जुड़ सकते हो, डायरेक्टली मैसेज में भी बात कर सकते हो। तो एसबीआई ने भी अपना जो ब्रांड लॉन्च किया था एसआईएफ का, उन्होंने अपने एसआईएफ ब्रांड का नाम मैग्नम रखा था। याद है एसबीआई की स्कीम्स आती थी, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, तो बाद में सेबी ने कहा कि नहीं, सिंपल नेम रखो, तो सिंपल एसबीआई मिड कैप हो गया, एसबीआई स्मॉल कैप हो गया, एसबीआई फ्लेक्सी कैप हो गया, एसबीआई ब्लू चिप भी अब एसबीआई नॉर्मल लार्ज कैप हो गया। तो सेबी ने कहा तो सबको नॉर्मल कर दिया, मैग्नम को नाम से हटा दिया गया था। तो उसी, क्योंकि मैग्नम नाम बहुत टाइम से एसबीआई के साथ जुड़ा हुआ था, एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स के साथ, इसलिए उन्होंने मैग्नम ब्रांड नेम को यूज कर लिया, ताकि एक दिमाग के अंदर में ब्रांड का रिकॉल क्रिएट हो सके कि हाँ मैग्नम है तो एसबीआई से जुड़ा हुआ ही कुछ है। तो मैग्नम नाम के अंदर में एसबीआई अपने एसआईएफ स्कीम्स लॉन्च करेगी। नेक्स्ट अपडेट है म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए। अब नया कंसल्टेशन पेपर सेबी ने जारी किया है, और पहले का रूल ये था कि सेबी कहती थी कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो या तो एक वैल्यू फंड लॉन्च कर सकती है या तो एक कॉन्ट्रा फंड लॉन्च कर सकती है। दोनों अलग अलग कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स की, वैल्यू फंड की कैटेगरी एंड कॉन्ट्रा फंड की कैटेगरी। तो सेबी का मानना यह था कि भाई म्यूचुअल फंड कंपनी जो है, एक कंपनी एक ही स्ट्रेटजी नहीं यूज करती होगी, वो वैल्यू यूज करती होगी या कॉन्ट्रा यूज करती होगी या मोमेंटम यूज करती होगी, मतलब कोई भी करती होगी। तो पहले से भी ये सोच के उन्होंने रखा हुआ था कि कोई एक स्कीम ही कोई लॉन्च कर सकती है। और इसी कारण आपने देखा होगा कि सिर्फ 3 कॉन्ट्रा फंड है, एक एसबीआई का है, एक इन्वेस्को का है, एक और कॉन्ट्रा फंड है किसी म्यूचुअल फंड कंपनी का, और वैल्यू के काफी सारे फंड है, और इसी कारण और कॉन्ट्रा फंड लॉन्च भी नहीं हो रहे थे। बट अब सेबी ने कहा है कि एक एएमसी वैल्यू फंड भी लॉन्च कर सकती है और वही एएमसी कॉन्ट्रा फंड भी लॉन्च कर सकती है। तो अब देखना इससे क्या होगा, धड़ल्ले से अब मार्केट के अंदर में कॉन्ट्रा फंड हमें लॉन्च होते हुए कई सारे फ्यूचर में एनएफओज कॉन्ट्रा फंड के दिखेंगे। मतलब म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए नया रास्ता खोल दिया और स्कीम लॉन्च करने के लिए। यहाँ पे कुछ रेगुलेशन सेबी ने लगा दी है कि अगर कॉन्ट्रा फंड लॉन्च कर, मतलब एक ही कंपनी का कॉन्ट्रा फंड भी है और वैल्यू फंड भी है, तो किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में, मान लो जैसे निपॉन म्यूचुअल फंड है, निपॉन म्यूचुअल फंड का वैल्यू फंड भी लॉन्च हो जाता है, निपॉन म्यूचुअल फंड का कॉन्ट्रा फंड भी लॉन्च हो जाता है। तो निपॉन के वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड के बीच में किसी भी टाइम पीरियड में 50% से ऊपर का ओवरलैप नहीं होना चाहिए, और इस चीज को हर 6 महीने पे उनको देखना पड़ेगा कि ये जो ओवरलैपिंग है वो 50% से ज्यादा ना हो, इसको सेमी एनुअली चेक करना है। और अगर ओवरलैपिंग होती है तो 30 दिनों में उसको रीबैलेंस करना होगा, ओवरलैपिंग को कम करना होगा। अगर 30 दिन के अंदर नहीं कर पाते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट कमेटी है उससे परमिशन लेके प्रॉपर उनको पेपर पे लिख के रीजनिंग देना होगा कि हाँ इस कारण से हम इसको 30 दिनों में रीबैलेंस नहीं कर पाए हैं। तो इन्वेस्टमेंट कमेटी अगर चाहे तो 30 डेज का एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकती है, तो 30 डेज का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, और इसको मैक्सिमम 60 डेज के अंदर में ओवरलैपिंग को ठीक कर लेना होगा। अगर ओवरलैपिंग एडिशनल 30 डेज का टाइम मिलने के बाद भी नहीं ठीक होती है तो इन्वेस्टर्स को एग्जिट लोड फ्री टाइम पीरियड देना होगा कि भाई हम नहीं कर पा रहे हो ओवरलैपिंग कम,
आप चाहो तो म्यूचुअल फंड से निकल सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये तरीका नहीं हुआ कि एग्जिट लोड फ्री टाइम दे दो। भाई एग्जिट लोड फ्री टाइम देने से क्या होगा, टैक्स तो फिर भी भरना पड़ जाएगा ना। और एग्जिट लोड भाई क्या मतलब है, 1 साल में तो एग्जिट लोड खत्म ही हो जाता है। तो कोई लंबे समय से 5 साल से इन्वेस्टर बैठा हुआ है और ये लोग अगर रीबैलेंस नहीं करेंगे और ओवरलैप ज्यादा कर लेंगे तो बस मतलब कह दो इन्वेस्टर को कि आप निकल जाओ, हम ओवरलैपिंग ठीक नहीं कर रहे। नहीं, थोड़ा सा इसको लेकर और स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने की जरूरत है इन माय ओपिनियन। तो ये पहला चेंज सेबी ने किया है कि सेबी ने अब अलाउ कर दिया है वैल्यू और कॉन्ट्रा दोनों एक ही एएमसी लॉन्च कर सकती है। दूसरा, सेबी ने इसी कंसल्टेशन पेपर के अंदर लिखा है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो उनका जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर जो बचा हुआ पैसा है उसको पहले क्या था कि उसको सिर्फ लिक्विड एसेट में ही इन्वेस्ट करके रखती थी या फिर कैश में पैसा जो पोर्टफोलियो के अंदर है वो पड़ा रहता था। लेकिन अब सेबी कंसल्टेशन पेपर लेके आई है और उन्होंने राय मांगी है कि क्या म्यूचुअल फंड को छूट देनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड की स्कीम के जो पोर्टफोलियो है, मान लो जैसे एग्जांपल के लिए निपॉन का ही लेते हैं एग्जांपल। अब सब कहेंगे निपॉन इनका फेवरेट, चलो निपॉन हटाओ, कोटक का एग्जांपल लेते हैं। मान लो जैसे यहाँ पे हुआ कोटक स्मॉल कैप फंड। अब कोटक स्मॉल कैप फंड के अंदर मान लो 20% या 15% वो कैश पे बैठे हुए हैं। तो ये जो 15-20% कैश है, सेबी का कहना है कि हम क्या म्यूचुअल फंड को परमिशन दे दे कि इस कैश को चाहे तो वो इक्विटी में इन्वेस्ट करे, जो कि वो चाहे तो कर ही सकती है। इसके अलावा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, गोल्ड, सिल्वर या डेट की जो अलग अलग कैटेगरी स्कीम्स होती है, मनी मार्केट फंड्स, ये सब, क्या इन सब के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की हम परमिशन दे दें कि जो बचा हुआ भी पोर्टफोलियो का पैसा है वो जहां मन करे वहां पे अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर लो। कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं कि हाँ पूरा पैसा इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करके रखो। जो बचा हुआ पैसा है, मतलब जितना रूल है हर स्कीम के लिए कि इतना तो इक्विटी में जाना ही चाहिए, उतना इक्विटी में डालो, बचा हुआ पैसा जहां मन करे डालो। क्या ऐसा हमें रूल में फेरबदल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सभी ने पूछा है। आप ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूं, आप बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या लगता है आपको ये चीजें सही है या नहीं है। थर्ड, यहाँ पे सेबी कह रही है, मतलब एक तो पहले से इतने भर भर के एनएफओ आ रहे हैं, सेबी कह रही है कि क्या म्यूचुअल फंड्स को हम मतलब अपने कंसल्टेशन पेपर में पूछ रही है कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो फंड्स होते हैं, जैसे अभी करंटली 2 तरीके के फंड आते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, रिटायरमेंट फंड और चिल्ड्रन फंड। तो अब सेबी कह रही है कि इक्विटी डेट सब मिलाकर म्यूचुअल फंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम लॉन्च कर सकती है, और वो भी फिक्स्ड डेट के साथ कि आज एनएफओ आ रहा है, ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है ये 2040 तक रहेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी ये स्कीम। ये 2045 तक रहेगी, बंद हो जाएगी। ये 2035 तक रहेगी, बंद हो जाएगी। ऐसी स्कीम्स सॉल्यूशन ओरिएंटेड डेट के साथ लॉन्च करा जाए और नाम के साथ भी कि सॉल्यूशन क्या, तो मैरिज सॉल्यूशन, चिल्ड्रन एजुकेशन सॉल्यूशन, रिटायरमेंट, मतलब ऐसे ही हाउस कंस्ट्रक्शन, ये सब अलग अलग तरीके का क्रिएटिविटी दिखाओ म्यूचुअल फंड वालों और अलग अलग लाइफ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेकर म्यूचुअल फंड स्कीम बनाओ। भाई मुझे तो बिल्कुल ये चीज सही नहीं लग रही, क्योंकि पहले से इतने एनएफओ आ रहे हैं, अगर इतने अलग अलग तरीके के 50 तरीके के एनएफओ आ जाएंगे, भाई क्या करेगा इन्वेस्टर, परेशान होकर रह जाएगा। नॉर्मल जो म्यूचुअल फंड है, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप या जो भी स्मॉल मिड ये सब है, उसके अंदर भी तो इन्हीं गोल्स के लिए इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है। फिर अलग से इन्वेस्टर को कंफ्यूज करने के लिए इतने 50 तरीके के सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स क्यों लॉन्च करना है। ऊपर से सेबी कह रही है कि अगर चाहे कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, तो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम पे अभी भी लॉक इन लगा आता है, 3 साल, 5 साल, 7-8 साल और 10 साल इसका लॉक इन भी लगा सकती है। भाई बहुत ही, मतलब मुझे तो लगता है ये बिल्कुल ही वाहियात चीज है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इन्वेस्टर को भी समझना चाहिए कि ये सब फालतू की चीजें हैं। अभी भी हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स है वो बहुत बुरा करती हैं, लॉक इन अलग से होता है। तो ये आइडिया मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसके बाद एक और मुझे बुरा आइडिया सेबी के कंसल्टेशन पेपर में देखने को मिला। सेबी कह रही है कि अब से जितने भी स्कीम्स में जो फंड लगता है वो फंड को हटा के स्कीम लगाया जाए। जैसे एक्सिस लार्ज कैप, पहले ब्लू चिप था, उसको हटाया, अब लार्ज कैप हुआ, तो एक्सिस लार्ज कैप फंड है ना, ऐसे नहीं कहा जाएगा, अब कहा जाएगा एक्सिस लार्ज कैप स्कीम।
कोई मतलब कुछ इस चीज की जरूरत है करने की? नहीं नहीं, हम ओवरऑल सबको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड ही तो बोलते हैं। तो अगर लार्ज कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, तो इसको बदल के लार्ज कैप स्कीम, मिड कैप स्कीम करने की क्या जरूरत है? आगे तो लिखा ही जाता है लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ स्कीम, या लार्ज कैप फंड रेगुलर ग्रोथ स्कीम, या आईडीसीडब्ल्यू स्कीम, आगे तो स्कीम रहता ही है। तो सभी कह रहे हैं कि नहीं, म्यूचुअल फंड के नाम से फंड हटाओ, स्कीम लगाओ। तो ये सारी मेन जो इक्विटी रिलेटेड चेंजेस थी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी ये चेंजेस हुई नहीं है, अभी ये कंसल्टेशन पेपर के फेज में है, और अगर मेजॉरिटी में लोग इसको अप्रूव करते हैं तो ये रेगुलेशंस लागू भी हो सकती है। इसके अलावा डेट कैटेगरी को लेके भी थोड़ी बहुत, जैसे सेक्टोरल डेट फंड्स लॉन्च करने, ये सब किया, लेकिन डेट हमारे काम की चीज नहीं है और ना हमारे ज्यादा व्यूअर्स के काम की चीज है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। तो ठीक है, यहां तक भी मुझे समझ में आता है। इन सारे चेंजेस में से एक बस, किस एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी को वैल्यू कॉन्ट्रा दोनों लॉन्च करने की पावर दे दी जाए, छूट दे दी जाए, यहां तक मुझे समझ में आता है। लेकिन बाकी सारे जो चेंजेस की बात हो रही है, भाई मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। आप पक्ष में है या नहीं है, नीचे कमेंट में जरूर बताना। सेबी की वेबसाइट पे जाके आप इन सब के बारे में राय भी सेबी को दे सकते हैं, हर कोई दे सकता है, हर कोई नॉर्मल इंसान दे सकता है।